हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम या फिर स्वागत है। जो आज क्लास 10th का एसएसटी या फिर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दीबाजी में। मतलब आपका टाइम वेस्ट ना, क्योंकि आपके और भी अभी एग्जाम बाकी है या फिर परीक्षा बाकी है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखने थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं स्लाइड बना रहा था तब दे नहीं पाया, क्योंकि वो टाइम कम था, क्योंकि बाकी जितनी भी क्लासेस थी वो आज पूरे दिन में रिकॉर्ड हो रही थी। और अभी मुझे कोई अर्जेंट वर्क से आउट ऑफ टाउन निकला, इसलिए मैं है जी इसको जल्दीबाजी में शूट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह जाते हैं तो आप है जो कमेंट कर देना, या फिर अब जो पेपर तो हो गया, आप इससे मिलते जुलते भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से शुरू करते हैं। बहुत इजी पेपर आया इस बार, सरल पेपर आया, इतना कठिन नहीं था। जो क्वेश्चंस बताए उससे मिलते जुलते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था हमारा, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इसके अंदर हम लोगों से पूछ रखा था कि राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था। वो जर्मनी जो है उसका है जो उसको सम्राट, या फिर वही इंग्लिश में लिख रखा है और इसका इंग्लिश में भी आंसर सी जो जर्मनी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा या फिर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर या फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कितने साल तक चला था। वो 6 साल तक चला था, हमने पढ़ा भी था। 1939 से लगा के 1945, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट या फिर घटाएंगे तो आपको 6 वर्ष या फिर 6 इयर्स का आंसर है जो मिलने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है कि बंगाल में देश की पहली जूट मिल, आपको ध्यान होना चाहिए कि बंगाल में देश की पहली फैक्ट्री है जो वो इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे ये 1855 या फिर 1855 के अंदर है जो देश की पहली है जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी। उसमें बता भी रखा, इसमें हमें पूछ रखा पहली जूट मिल, मिल आपको पता ही है किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला हम लोग बढ़ रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था, या फिर इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, आपको एजो पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों गोवा हो जाएगा। ठीक है, और गोवा में हमने पढ़ा भी था, उसका नाम ने वैसे नहीं पूछा, पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उसे बता देता हूँ। उसका नाम था सेंट पॉल कॉलेज, उसके अंदर किया गया था। मोस्टली ये जो इसका मेन पर्पस था उस टाइम में, जो रिलीजियस यानी धार्मिक जो ग्रंथ थे उनको प्रिंट करने का इनका जो मेन टारगेट था। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसको कहते हैं हमारा सकल कृषि क्षेत्र या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, है ना, टोटल एरिया उसमें से कितनी क्रॉप है जो एक साल के अंदर बोएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर। ये वैसे तो 8.1 है, लेकिन जब आप इसको अप्रोक्सीमेशन या फिर सन्निकटन मान निकालेंगे, लगभग मान निकालेंगे, तो उसको 8% भी समझा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में इतना कोई आपको डीपली नहीं पूछते, वैसे भी बोर्ड का एग्जाम है। फिर हम लोग बच्चों आगे वापस बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग है। इसमें से एल्यूमिनियम हो नहीं सकता, प्लास्टिक हो नहीं सकता, सीमेंट हो नहीं सकता, मोटर गाड़ी हो नहीं सकता। तो इसके अंदर सीमेंट जो हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, मैंने जल्दीबाजी में गलत बता दी, सीमेंट इसका सही होगा आंसर। ये इससे मिलते जुलते एक और क्वेश्चन आपको पता होगा जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर इससे मिलते जुलते और जो कच्चे माल है या फिर रॉ मटेरियल वो भी यूज होते हैं, इसके अंदर सीमेंट है, वो आपका है जो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन, हमने पढ़ा था ये जो हमारा परिवहन वाला जो चैप्टर था, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर था उसमें, और इसका आंसर है जो आपका 1953। और डेट वैसे आपको नहीं पूछ रखी, अगर वैसे डेट पूछी भी होती तो 1 अगस्त 1953 या फिर 1 अगस्त 1953। ठीक है, फिर ठीक है, फिर अगला, अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी। ठीक है, तो बेल्जियम, ये हमने चैप्टर पढ़ा भी था बेल्जियम की स्टोरी के बारे में। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी बेल्जियम ही रहेगा। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन तीनों से मिलता जुलता नहीं है, जो अवशिष्ट विषय है, बाकी बचे हुए उनमें आता ही है। ठीक है, फिर अगले पे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका रेजिडुअल हो जाएगा सब्जेक्ट। और नेक्स्ट में हम लोग बढ़ रहे हैं, व्यापार अवरोधक के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया भी था। ठीक है, आयात पर। ठीक है, आयात या फिर इंपोर्ट, और ये सबसे बड़ा बैरियर माना जाता है। जब भी हम रॉ मटेरियल या कुछ भी चीज कहीं और से मंगवाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कस्टम ड्यूटी या फिर चार्ज लगता है। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रखा था कि भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर खालिस्तान की कौन सी बीमारी फैली थी 1890 अफ्रीका में। तो रिंडरपेस्ट, और इसका दूसरा नाम आपको पता है कैटल प्लेगू भी इसको के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, काफी बड़ी महामारी फैली थी उस टाइम, और इंडिया ने उस टाइम करीब आप मान के चलो 4 करोड़ के आसपास में जो लोग अपने खोए थे। ठीक है, फिर अगला है मशीन उद्योग के, एक तो रेशमी और दूसरा इसमें जो आंसर है वो हमारा सूती या फिर इंग्लिश में कॉटन। ठीक है, उसके बाद में अगले पे बढ़ रहे हैं, अगली फिल इन द ब्लैंक के अंदर।
ये जो ये पूछ रखा खादीन, खादीन तो श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया, जो राजस्थान का, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है। इंडिया का नहीं पूछा, ओनली राजस्थान का पूछा। फिर अगले पे हम लोग बढ़े, बेल्जियम की राजधानी तो ब्रुसलेस है, और ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है। और ये कुछ तो बहुत इजी आया है, ठीक है। अगला है श्रीलंका में बौद्ध धर्म या फिर बुद्धिज्म क्या जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन था तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, हमने पढ़ भी रखा है पहले भी। इसका सेकंड या फिर दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, और सीधा क्वेश्चन पुटअप हुआ है। फिर अगले पे बढ़ रहे बच्चों हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। बाहर की कंपनी आके जब इन्वेस्टमेंट करे अपने नया पावर प्लांट या फिर जो भी किस फैक्ट्री स्टेब्लिश करे उसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा होगा उतना किसी भी देश, जिस देश में स्टेब्लिश हो रही है उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज रहती है, ठीक है। अगला है सुलेखन किसे कहते हैं, कैलीग्राफी किसे कहते हैं। तो आपने इस तरीके के शब्द देखे होंगे आपने कभी या इस तरीके से, जैसे मैं बात करूं अभी ये काफी ट्रेंड में चल रहा है, इस तरीके से जो शब्द अभी ऐसे चल रहे हैं ना, इस तरीके से, यानी जिसके अंदर लिखा वही शब्द है लेकिन इस तरीके से जो इन वर्ड को यूज करके इनको बहुत, या फिर इस पीछे कुछ बांसुरी पंख ऐसे कुछ लगा दिए जिससे कि, अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, सुलेखन का अर्थ समझ लेते हैं फटाफट। इतनी बड़ी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपने इससे मिलती जुलती भी लिखी है तो भी चलेगी, मैं फिर भी समझा देता हूँ। इंग्लिश में लिख दो, कैलीग्राफी इज द स्टाइलिश फॉर्म ऑफ राइटिंग। इतना लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था। या फिर सुलेखा क्या, सुलेखन कलाकार अक्षर रूपों के सौंदर्य के लिए प्रतिबंध होता है, वो अपनी प्रतिबंधता के जरिए स्वेच्छा व स्वाभाविक, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, स्वाभाविक मतलब जो होना चाहिए, स है तो सही लिख रहा है वो, अक्षरों शब्दों या वाक्यों कथनों को विवरणों को लिखता है या चित्रित करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन था रस सुंदरी ने अमर जीवन, ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी, आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने अपने औरतों की जो लाइफ थी, लाइफ स्टाइल थी उस टाइम, उसके बारे में लिखा था, ठीक है, बता दिया। और ये बंगाली भाषा में लिखी गई पहली पूर्ण आत्मकथा थी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि कोई इंसान खुद अपने जो उसके लाइफ के बारे में लिखे, ठीक है। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। अगला है हमारा जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन, यानी इंडिया के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं वो इंडिया के अंदर ही पाए जाएंगे और बाकी जगह ना पाया जाए। जैसे मैं बात करूँ अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में जो रेगिस्तानी बिल्ली वो हर जगह नहीं पाई जाती, स्पेसिफिक जगह में होनी चाहिए, विशेष जगह पे होनी चाहिए, वो हर जगह नहीं पाया जाए, ऐसी स्पीचीज को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। इस पूरे वर्ड या फिर डेफिनेशन ऐसे समझी जा सकती है। फिर जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको तो कोई दो लिखने थे, मैंने तो यहाँ 9-10 ले लिया, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको। इसमें समुद्री निपटान का मतलब जो समुद्र के अंदर जो मरीन पोल्यूशन भी बोला जाता है इसको, जो जहाजों से निकलने वाला जो तेल या डीजल होता है वो समुद्र में गिरा देते हैं जिससे मछलियां मर जाती है, सब बहुत बार हमने पढ़ा भी है, ठीक है। और अपशिष्ट जल, ये आपने पढ़ा होगा, फैक्ट्री से निकलने वाला जो फालतू का जो पीछे कचरा रह जाता है, या नालियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो भी जाता है वहाँ पानी में मिलता है। तो ये इनमें से आपने कोई भी मिलते जुलते दो कारण लिख दिए तो आपको मार्क्स मिलने हैं और मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बता रखा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, मरीन डिस्पोजल हो गया, वेस्ट वाटर एंड सीवेज, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के लिए यही है। फिर था बच्चों कि श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको उस टाइम है जो मार्क भी करवाया था, आप इसको बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। इंग्लिश में भी वापिस सिंहली लिखा जाएगा, अलग से कोई इसके लिए है नहीं, ठीक है। ठीक, अब आपने ये लिख इतनी बड़ा चढ़ा के लिख दिया है तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको मार्क्स दे देगा। फिर देखते हैं उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमा बेल्जियम से मिलती है। कोई एक बोला था, मैंने सब लिख दिया है। फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, और नीदरलैंड भी है, और लग्जमबर्ग भी है। आप इसमें से मिलते जुलते कोई भी आपको तो एक लिखना था, और आपने ऐसे बॉर्डर साथ में लिख दिया कितने किलोमीटर की है, तब तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे मार्क्स देगा। वैसे नंबर तो नहीं काटेगा, इससे वो एक इंप्रेसिव जो बोलते हैं टॉपर, टॉपर लोग इस तरीके से आंसर लिखते हैं आपने, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप में ऐसे बहुत सारे टॉपर कमेंट कर देना मेरे को कौन कौन है। फिर अगले पे बढ़ रहे बच्चों हम लोग। भारत में भूगोल, संस्कृति तथा जनजातियों के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, कोई एक उदाहरण दीजिए। सिंपल सी बात है, इसमें इसका आंसर है नागालैंड। वहां के अंदर है ना भूगोल, संस्कृति या जातियों के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया। मतलब हर बार ऐसा नहीं है ना कि
इन फैक्टर्स के अलावा भी बहुत बार है जो राज्यों का गठन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक पूछ रखा है तो नागालैंड एक ऐसा एकमात्र राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में भी नागालैंड ही आना है, कोई अलग से आंसर है नहीं। जहां मुझे लगेगा आपको दोनों लैंग्वेज में अलग अलग समझाना, मैं वहां मैं साथ साथ समझा दूंगा। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जब वहां मैं समझा रहा था तब मैंने कहा भी था कि बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, संगठित क्षेत्र वो होंगे उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर शर्तें निश्चित होगी कि आपको 8 घंटे काम करना तो 8 घंटे करना है, कोई 9 घंटे काम करने के लिए नहीं बोलेगा। साथ साथ में आपका जो वेतन या फिर जो आपकी सैलरी या फिर वेजेस है वो भी आपको एक मिनिमम से भी ऊपर मिलेंगे, है ना। दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं ना, कई बार आपने वर्ड सुना होगा, उससे भी आपको ज्यादा है जो वहाँ पे पैसे मिलते हैं। और ये संडे को जैसे वहाँ छुट्टी होती है तो हर रविवार को अवकाश या फिर छुट्टी रहती है, तो उनको बोला जाता है संगठित या फिर ऑर्गेनाइज्ड है जो सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, इन विच द जॉब कंडीशंस आर सेट एंड द कंसिस्टेंट एंड वर्कर्स आर गारंटेड वर्क, उनको 100% वर्क मिलता है और उनकी कंडीशन फिक्स है, हर बार चेंज नहीं करते वो। ठीक है, फिर बच्चों अगले पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है। तो प्रमुख कारण इसमें दो तीन हो सकता है, फिर भी मैंने आपको एक दो लिख रहे थे, फिर मैं बता दिए। आर्थिक हो सकता है, इकोनॉमिकल, वित्तीय हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, राजनीतिक पॉलिटिकल हो सकता है, और प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्रियल हो सकता है। ये सारे रीजन आप, और सामाजिक मतलब सोशल फैक्टर भी कई बार रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होते हैं। ठीक है, ये भी सेम सूट है, मैंने इंग्लिश में लिख रखा, अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। ये हो सकता है रैपिड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी बदलाव हो। इसके साथ साथ में कम्युनिकेशन में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, और लिबरलाइजेशन में हो सकता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन में हो सकता है। ये सब इससे मिलते जुलते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। आपने आपको एक दो जो भी लिखने थे आपने लिख दिए होंगे। ठीक है, फिर है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के कोई दो परिणाम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस वर्ल्ड वार में जब भी युद्ध होता है तो उसके हमेशा विनाश होता है, लेकिन विनाश से कई बार कुछ अच्छी चीजें भी निकल के आती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखना, प्रथम विश्व युद्ध ने कई साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। ठीक है, ये तो सबसे इसका बुरी बात है। कई आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया, मॉडर्न है जो नेशंस फॉर्म हुए थे। यूरोप के उपनिवेशों में स्वतंत्र आंदोलन को जन्म दिया, ये अच्छी चीज है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। इसके साथ साथ में सेवियर साम्यवाद और हिटलर के उत्थान का मार्ग है जो प्रशस्त किया। अब समझो इसके अंदर देखो, अगर सबसे द यूनाइटेड स्टेट इमर्ज्ड एज ए वर्ल्ड पावर, कैसे वर्ल्ड पावर वो इमर्ज हुआ था, उसने अपने आप को कैसे वर्ल्ड पावर बनाया था। देखो तो उसने क्या किया था, केमिकल वेपन है, ठीक है, मस्टर्ड गैस एंड ये फॉस्जीन है, इसके साथ साथ न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज उन्होंने जो डेवलपमेंट की थी, और मशीन गन, टैंक्स और एरियल कॉम्बैट, ये सारी सारी उन्होंने जो जितने भी है जो उस टाइम आविष्कार या फिर इन्वेंट किए थे, ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिक यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, विश्व शक्ति या फिर वर्ल्ड पावर। अगला है औद्योगिकरण किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि बहुत टाइम पहले की बात है, आज से मैं अगर बात करूं 70-80 साल के आसपास की, उस टाइम जो मोस्टली चीजें थी वो इंसान खुद हाथों से बनाते थे, उसमें टाइम भी लगता था, और प्रोडक्शन या फिर जो उत्पादन की जो क्षमता थी वो भी कम होती थी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में औद्योगिकरण हुआ, मशीनें आई, नई नई चीजें जल्दी बनने लग गई, और इंसान बहुत सारे लोगों की जॉब या फिर नौकरी छिन गई। लेकिन उन लोगों ने जो इसके इसमें यही पूछ रखा है इंडस्ट्री, इसमें आपको इसके बारे में लिखना है किस तरीके से ये, और ये किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। इससे मिलता जुलता आपने जो भी आंसर लिखा है तो आपको इसके अंदर मार्क्स जरूर मिलेंगे। 50 वर्ड्स बोल रखा है तो आपने 40 लिखा तो भी चलेगा, 55 लिखा तो भी चलेगा। एग्जाम आपका गिनना नहीं था 1 2 3 4 करके भी कितने मैंने, ठीक है, तो ये मैंने इससे मिलता जुलता लिखा दिया। आप ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, औद्योगिकरण का मतलब क्या है और इससे क्या होता है, फिर इस तरीके से इसके बारे में बता भी सकते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत टाइम लगता है, पेरेंट रॉक्स होती है, उसके बाद में जो धीरे 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 समय के साथ में काफी टाइम लगता है नए बनने में, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे समझा सकते हो आप। ठीक है, 300 से 800 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, और मृदा निर्माण की प्रक्रिया सतत है, यानी हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये बता रखा है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था, पेरेंट्स रॉक कौन सी होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा था सिंचाई ने किस प्रकार फसल पारो मृदा व सामाजिक परिदृश्य को परिवर्तित किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, यह आपका नॉलेज बेस्ड या फिर क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड था।
सिंचाई के कारण फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है, इससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है और किसानों की आय में अधिक वृद्धि होती है। सिंचाई के कारण किसान अब अधिक उन्नत फसल उगा सकते हैं, जो अन्यथा उनके अनेक क्षेत्रों में जो उगाना संभव नहीं होता। नॉर्मली बारिश साल में एक ही बार होती है मोस्टली, और कई बार तो होती भी नहीं है। लेकिन सिंचाई के साधन या फिर इरिगेशन की मेथड जितने ज़्यादा डेवलप होंगे, उससे उतने टाइम ज़्यादा है जो मोर प्रोडक्शन होगा, और मोर प्रोडक्शन होगा तो उसको मोर प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। तो किसान आसानी से है जो बड़ी इजीली तरीके से है जो खेती कर सकता है। साल में वो जो उसको 3 साल में उपज होनी वो 1 साल में हो सकती है, ना, समझ रहे हो आप। एक ही साल के अंदर वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगा सकता है, और ये इसके बारे में आपको लिखना था, सिंपल सा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार के प्रसंग के माध्यम कौन कौन से। सिंपल सी बात है, आपको लिखना तो 50 वर्ड्स में था। पहले आपको ये लिख देना है आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट। और इनको आपको बड़ा चढ़ा के भी लिखना था कि समाचार पत्र से क्या हो गया, आजकल किस तरीके से जो सोशल मीडिया के थ्रू भी ये सारी चीजें फैल रही है, इंटरनेट के माध्यम से किस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। इसके बारे में लिखना भी था। नेक्स्ट था, आपके मतानुसार संघ की शासन की कोई दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी। सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। सबसे पहला है, एक है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा। सबसे पहला पहला इसके अंदर आपको लिखना था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको दो रीजन लिखने थे उसमें, फिर उनको सब हेडिंग लगा के इनको और भी एक्सप्लेन करना था। सत्ता के विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता अथवा शक्ति के समान वितरण होता है। इस व्यवस्था में सत्ता का वितरण केवल एक स्थान पर केंद्रीकृत न होकर अनेक स्थानीय स्तर पर व्यवस्थित होता है, जिसमें सत्ता में सबकी समान भागीदारी होती है। मतलब आपको पता है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम जो फिर किस गांव स्तर पर, इस ग्रामीण अलग अलग बांट रखा, जिससे कि काम है जो इस तरीके से चलता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग विभाग भी बन रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बन रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। इस देश में, इतने बड़े देश में बहुत सारी पॉपुलेशन भी है। तो हमारी सरकार के दो मुख्य स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है तथा गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेती है। दोनों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय होते हैं, कुछ विषय साझा लिस्ट में रहते हैं और कुछ अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर नेक्स्ट था हमारा, भारत में महिलाओं के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट लिंग भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों हमेशा से होते आ रहे हैं और इनके बारे में आपको थोड़ा लिखना भी था, ठीक है, ये किस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, इनको मैंने आगे और भी साथ साथ में बढ़ा चढ़ा के बताया भी है कि जातिगत भेदभाव किस तरीके से होता है, ठीक है। और जातिगत भेदभाव के साथ साथ में ये भी मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख रखा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन किया आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक दलों राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद। वंशवाद पहले आपको ये पता है इसमें वंशवाद होता क्या है और वंशवाद के नुकसान क्या है। वंशवाद का मतलब आपने अभी एक मूवी आई थी उसमें सुना होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, आपने ऐसा सुना, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब जो योग्य होगा वही बनेगा, ठीक है। तो ये आपने जरूर सुनी होगी, मूवी का डायलॉग देखा होगा, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई, वंशवाद के बारे में बताना था। इसमें एक ही परिवार के इस तरीके से लोगों को आगे बांटते रहते हैं कि भाई ऐसे बनते रहेंगे, आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। 1 मिनट का मुझे आप टाइम देना। तो वंशवाद की बात हो गई, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ आपको कैसे आंसर लिखते पूरे मार्क्स। पहले वंशवाद की डेफिनेशन, वंशवाद या परिवारवाद शासन की वह पद्धति जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह के बार बार शासक बनते जाते हैं। वंशवाद की चुनौती क्या है, दलों के जो नेता होते हैं अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीक लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पदों हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। ये बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपके आपके पास में अनुभव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और ये भी, ये मैंने वैसा का वैसा सेम टू सेम इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा है जो चुनौती भी है, चैलेंज भी है, और इसको खत्म करना जरूरी भी है, ठीक है। और ऐसे राजस्थान वालों को दिक्कत ही नहीं है, 1 साल कांग्रेस तो 1 साल बीजेपी। फिर नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक, किन्हीं दो शर्तों को। सिंपल सी बात है, मैं आपको बात, अल्पसंख्यक
और बहुसंख्यक, इनको अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो हमें हर सेक्टर के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को समान रूप से काम देना है। जब वो लोग एक साथ काम करेंगे ना एक लंबे समय तक, तो उनके माइंड में जो भी कुछ पहले से मनगढ़ंत जो रूढ़िवाद बन रखा है वो खत्म हो जाएगा। जब वो साथ में काम करेंगे तब उन्हें भी समझ में आएगा कि अल्पसंख्यक है तो क्या, ये भी तो इंसान है, ये एक ऐसा कारण समझा जा सकता है। दूसरी चीज है कि उन्हें भी समान रूप से मौके मिलने चाहिए। जितनी जैसे कोई भी चीज कोई भी काम है उसके अंदर उन्हें भी इक्वली है जो पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ये समझा जा सकता है। अब मैंने उसमें कुछ लिख दिया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक राय स्थायी नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार सामान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्य करती है। अल्पसंख्यक और बहुमत को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। ये समझने की जरूरत है केवल बहुमत की राय से शासन करना लोकतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसने जैसे कि एक कोई जगह है वहां पे जो कोई एक किसी भी और समझ लो कि एक किसी भी एक समाज के व्यक्ति ज्यादा है और कुछ समाज के व्यक्ति कम है, तो लोकतंत्र तो दोनों के समान है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो ज्यादा संख्या वाले उन्होंने कहा वैसे होना चाहिए, इससे उन्हें लगे कि उनका तो शोषण हो रहा है, तो ये ऐसा कभी लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर हम अगला समझ, इंग्लिश में मैंने वैसा का वैसा लिख रखा है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बारे में लिख रखा है, और उन दोनों को है जो साथ में जो मस्ट वर्क टुगेदर, जिससे कि वो अच्छी तरीके से लोकतंत्र को है जो समझ पाए और इसको आगे लेके चला जा सके। फिर नेक्स्ट है, ये और भी लिखा है, ये भी आवश्यक है कि भाषाई समूह, नस्ल या धर्म आदि के संदर्भ में बहुमत द्वारा शासन बहुसंख्यक समुदाय द्वारा शासन न बन जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि संख्या में तो बराबर है, अधिक भाषा वाले को ज्यादा तवज्जो दे दिया जाता है, तो ये भी गलत है। और यदि किसी को जन्म के आधार पर बहुमत में होने से रोक दिया जाता है तो लोकतांत्रिक शासन उस समूह या व्यक्ति के लिए उदार नहीं रह जाता है, ठीक है, उसका फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है उसके जन्म के आधार। प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक निर्णय के मामले में विभिन्न समूह और व्यक्ति बहुमत बना सकते हैं और बना सकते, यही बहुमत द्वारा शासन का अर्थ है। हर अलग अलग समाज या फिर अलग अलग जातियों के लोग और वो मिलके एक है जो किसी को भी जिता सकते हैं, वो उनके ऊपर है पूरी की पूरी। किसी समय जब ये प्रत्येक नागरिक को बहुमत होने का मौका मिलेगा तभी ये लोकतंत्र बना रहेगा, सिंपल सी बात। सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए ना, तभी तो उसके अंदर की एबिलिटी बाहर निकल के आएगी, सिंपल सी बात आप बताना था। इंग्लिश में भी सेम टू सेम लिख रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सीधा पूछा गया है। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि शिशु की मृत्यु होना, छोटे बच्चों की मृत्यु होना, लेकिन वो किस संदर्भ में हो, उनका क्या बेस रखा जाए। तो मैंने आपको बता एग्जाम्पल भी दिया था हरियाणा और है जो केरल का, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। उसमें ये होता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या, जैसे किसी इलाके में मान लिया कि 1000 बच्चे जन्मे, उसमें से 10 मर गए, और एक इलाके में 1000 में से 100 मर गए, ठीक है। तो ये जितनी कम होगी उतनी फायदेमंद रहती है। और इसमें अगर आपने एक लाइन लिख दी, अगर भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल है, तो आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे मार्क्स देगा। उसमें आपको कारण भी बताना है कई बार क्यों होता है। अगर कई कई जगह औरतें अशिक्षित होती है, मोस्टली उसकी बच्चों की देखभाल माँ ही करती है, अगर वो ध्यान नहीं रखती है तो कई बार जी हो सकता है। या फिर अच्छी स्वास्थ्य है जो, या फिर शिक्षा अगर नहीं है तो भी उसके लिए शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है बहुत बार। कई बार और सामाजिक कारण भी रहते हैं, ठीक है। कई बार जबरदस्ती भी बच्चों को या छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, जो आपने सुना होगा लिंग आधारित भेदभाव या फिर कन्या भ्रूण हत्या, आपने सुना होगा इस तरीके से, ठीक है। कई बार तो पहले ही मार दिया जाता है, कई बार पैदा होने के बाद में मार दिया जाता है, ठीक है। खास करके हमारे राजस्थान में जैसलमेर साइड में आपने ये बात सुनी होगी, ठीक है। पहले होता था, आजकल लोग थोड़े समझदार हो गए तो इतना नहीं होता है। इस तरीके से आपने लिखा है तो आपको इससे मिलता जुलता भी लिखा है, तो आपको है जो एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, एक भी नहीं काट सकता, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के कोई दो कार्य लिखने थे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिख दिए हैं, ठीक है। आपको आपने इनमें से कोई से भी दो कारण लिखे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, आप ये कारण आराम से पढ़ लो, इससे मिलते जुलते लिखे तो भी, ठीक है, क्योंकि हम इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उपभोक्ता जागरूकता के दो उपाय मैंने आपको बताया था। उपभोक्ता को जागरूक कैसे करना, उन्हें उन्हें हक के बारे में पता तो होना चाहिए कि उन्हें क्या क्या हक मिल रखे हैं। तो मैंने आपको दो हक में आपको समझाए भी थे। इसका संरक्षण अधिनियम 1986 में मंजूरी दी गई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें एक तो है सूचना का अधिकार, जो भी वस्तु खरीद रहा है उस वस्तु के बारे में उसको जानकारी पूरी है जो रख सकता है। दूसरी उसमें है चुनने का अधिकार, किसी भी चीज को चुन सकता है उसको, अगर कौन सा कोलगेट खरीदनी है या फिर कोलगेट नहीं खरीद के पतंजलि का खरीदना, उनको दंत मंजन, वो उसके ऊपर है। दुकानदार जबरदस्ती उसको नहीं बोल सकता यही का यही खरीद,
उसके ऊपर पूरी चॉइस है। ये दोनों भी लिखने थे आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था, और ये कंज्यूमर के जो भी उसके हक है, जो भी राइट्स उनको बचाने के लिए, उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, और सेकंड राइट टू चूज। इससे भी और बहुत और भी बहुत सारे रूल मैंने बताए थे, ये दो आपने इससे मिलते ये राइट टू चूज के अलावा आपने और भी अलग लिखे तो वो भी आपको चल सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन आपको बताना था। नेपोलियन की, इसको दूसरे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसमें उसने कुछ बताया था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। और तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाना, सामंती प्रथा की समाप्ति, किसानों को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति, और कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रण की समाप्ति, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, मानक माप तोल के पैमाने और नई मुद्रा चलाएगी। ये काफी चेंजेस उसने किया थे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, तो ये आपको बता रखा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, प्रतिनिधि सरकार और संविधान के साथ निजी संपत्ति की अनुल्लंघनीयता, आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवादी, उसके बारे में आपको बताना था। और लिबरलिज्म वाला हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है, इसमें ये शायद रिपीट हो गया, इसने बता रखा है वैसे इसको बड़ा चढ़ा के, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से हाँ 100 वर्ड्स का था, मुझे 100 वर्ड्स का है, तो आपको कम से कम काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर और था, भारत में कृषि विकास के सुधार कैसे हुए अब बता रखे हैं, आपको सब कुछ बता रखा है। सस्ता लोन मिलना चाहिए, नए नए टूल्स स्टेब्लिश होने चाहिए, और इरिगेशन के प्रॉपर मेथड होने चाहिए सिंचाई के, ठीक है। ये सब कुछ बता, किसानों को जागरूकता फैलाना इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है हमारे, ये बता रखे सुधार के बारे में, मैंने आगे उसको इनको बड़ा चढ़ा के बता रखा है। भारत में फसल पैटर्न 3 तरीके से होता है, आपको पता ही है। ये बताया आपको 3 फसल पैटर्न, इसके बारे में आपको रबी को लिखना है, और खरीफ को लिखना है, जायद को लिखना है। इनके बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी लिखना है कि मोस्टली कौन सी होती है ये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक दलों में सुधार हेतु, मैंने आपको बताया था कि ऐसे कानून बनने चाहिए, ठीक है, कि वो जीतने के बाद में जो अपना दल बदल नहीं सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बताए थे, वो बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए जिससे कि ये लोकतंत्र अच्छी तरीके से चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, किन्हीं 3 कारणों की। तो इसमें ये है कि अगर ज्यादा दल होंगे तो इसमें फायदा ये है कि लोगों को बेहतर चुनने का मौका मिलेगा, ठीक है। कोई एक ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे आपको कारण बताने थे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मैं आपको मैप बता देता हूँ, बाकी बाकी तो आप ये लिख देना। मैप में आपको ये था, यहाँ पे हमारा नासिक है, फिर हमारा ये बोंगई गांव है, फिर बरौनी है, ये सारे के साथ थर्मल पावर प्लांट, फिर विजयवाड़ा है। ये आप मैप आराम से देख लो। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड मैप भी आप देख लो आराम से, गांधीनगर गुजरात में, अमरकंटक, फिर उसके बाद में नामरूप और रामागुंडम। तो बच्चों में मुझे कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो आप खुद से देख लेना पेपर, तो क्योंकि आपका हो चुका है, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट में कहीं निकलना पड़ रहा है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।